अब बड़ी बात यह आएगी कि फिर सीटों की संख्या डिसाइड कौन करता है? तो सीटों की संख्या निश्चित करने का, निर्धारित करने का जो काम है, वही काम है परिसीमन आयोग को। ठीक है? देश आजाद हुआ, देश में पहले आम चुनाव भी हुए और उस समय पर आपका जो लोकसभा की सीट थी वो 489 हुआ करती थी। तो धीरे-धीरे वो समय-समय पर बढ़ी। तो उन सीटों को बढ़ाने का काम कौन करता है? वो परिसीमन आयोग करता है। ठीक है? और परिसीमन आयोग ने जब सबसे पहले आजादी के समय सीटों को बनाया कि सीटों की संख्या इतनी होगी, तो पहले लिख लेते हैं थोड़ी-सी बात को, इसको लिखना। जो सीटों की संख्या हम बात कर रहे हैं, ऐसे लिखना, सीटों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ सीट्स, जो हमारे यहाँ पर सीटों की संख्या मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या। निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ सीट्स, या तो मैं बोलूं नंबर ऑफ सीट्स, या तभी आपको समझना निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या की नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब समझेंगे। जैसे यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो आप सबका आंसर होना चाहिए यूपी में लोकसभा की सीटें 80 हैं। मैं पूछूं यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो आप कहेंगे 403 हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो आप कहेंगे 48 हैं। मैं आपसे पूछूं कि बिहार में कितनी हैं सीटें, तो आप कहेंगे 40 हैं। मैं पूछूं तमिलनाडु में कितनी है लोकसभा की सीटें, तो आप कहेंगे 39 है। तो इसी को समझना थोड़ा ध्यान से। जब शुरू में सीटों के बंटवारे की बात थी कि किस राज्य के पास में कितनी सीटें होंगी, ठीक है, किस राज्य के पास में कितनी सीटें होंगी, तो कुछ क्षेत्र बनाए गए कि ये एक लोकसभा क्षेत्र होगा, ये एक लोकसभा क्षेत्र होगा, ये एक लोकसभा क्षेत्र होगा, ये होगा। इस तरह से लोकसभा क्षेत्र बना दिए गए भारत में और एक आधार रखा गया जनसंख्या को, लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर। कितनी की जनसंख्या पर, एक बार कमेंट सेक्शन में बोले। 10 लाख की जनसंख्या को आधार बनाया गया कि भाई जितने क्षेत्र में 10 लाख की जनसंख्या हो जाएगी उतने में लगभग एक सीट हो जाएगी। वो कम ज्यादा भी हो सकती है, ऐसे नहीं है फिक्स 10 लाख ही थी। ठीक है, कुछ कम ज्यादा हो सकती थी। तो लगभग एक दिमाग में भी आपको छोटा सा आइडिया रखना है, तभी आप परिसीमन आयोग को समझ पाएंगे। कितना, तो आप कहेंगे 10 लाख। तो 10 लाख एक आधार उन्होंने रखा उस समय की आपका जनसंख्या के हिसाब से कि भाई जो लोग हैं टोटल, उन पर कोई एक व्यक्ति चुन करके आएगा जो विजेता होगा, वो 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। अब यहाँ पर मेरे आपसे दो प्रश्न रहेंगे कि जो जनसंख्या है वो बढ़ती है कि घटती है? जनसंख्या जनरल आइडिया क्या है आपका? जैसे आप देखोगे, अगर आप जनगणना को पढ़ते होंगे, नागालैंड में तो जो है जनसंख्या घट भी गई, लेकिन जनरली ओवरऑल देश की हम बात करें तो देश की जनसंख्या साधारणतया जनरली बढ़ती है। ठीक है, वो एक इंक्रीज ऑर्डर में रहती है और वो बढ़ती जाती है। जैसे कि हम बात करें पिछली जनगणना 2021 वाली तो हुई नहीं, उससे पहले 2011 में जब जनगणना हुई थी तो देश की जो जनसंख्या थी वो लगभग 120 करोड़ थी। और जब 2001 में जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था 2001 में, तब देश की जनसंख्या 102 करोड़ थी। तो 102 करोड़ से आपका कितने पे पहुंचे हम? आप कहेंगे 102 करोड़ से 120 करोड़ पर, और अभी अगर हम बात करें तो लगभग 135 करोड़ पर हम पहुंच चुके होंगे। ठीक है, अभी तो जनगणना हुई नहीं है, हालांकि कोरोना की वजह से वो नहीं हो पाई। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती है, इतने के बाद में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में सेंसस होता है और कैलकुलेट किया जाता है। तो इस बार कोरोना की वजह से नहीं। अभी मैं बताऊंगा कि उसमें सरकार की मंशा भी क्या है। सरकार ये चाहती है कि इसको हम 2026-27 तक करें जनगणना को। ठीक है, वो क्यों करना चाह रही है सरकार ऐसा, उसके बारे में आपको अभी क्लियर हो जाएगा। उसको लेट क्यों करें, डिले क्यों किया जा रहा है ना? मतलब एक आइडिया है, जैसे 140 कहा, कई साथियों ने कहा 145 करोड़, ये लगभग एक आइडिया है, लगभग एक आइडिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जनसंख्या आपने समझा कि जनसंख्या हमेशा बढ़ती है, और अगर परिसीमन का आधार जनसंख्या रहा था तो सीटों की संख्या निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए, हाँ या ना? अगर जनसंख्या जैसे बढ़ती है और परिसीमन यानी सीटों की संख्या जनसंख्या पर निर्भर करती है, तो सीटों की संख्या भी बढ़नी चाहिए प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में। क्या समझे आप? कहेंगे हाँ जी बढ़नी चाहिए। तो आप एक बात सोचिए, जैसे मैं दो स्टेट से आपको कंपैरिजन बताऊं, बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है? बिहार में लोकसभा की सीट आप कहेंगे यहाँ पर 40 सीट है। ठीक है, और लोकसभा की बात कर रहे हैं। यहीं पर मैं तमिलनाडु आपको बताऊं और अच्छा आपको समझ में आएगा। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं 39 सीट्स यहाँ पर लोकसभा में। तो जब ये सीटें दी गई थी, क्या ये सीट लगभग बराबर है? आप कहेंगे हाँ जी ये सीटें लगभग बराबर है। तो जब शुरुआत में इनको सीटें दी गई थी तो तब इन दोनों की जनसंख्या लगभग बराबर थी। दोनों की जनसंख्या क्या थी? लगभग बराबर थी। तो जनसंख्या क्या था, मतलब आप कह सकते हैं तमिलनाडु की जनसंख्या थोड़ी कम थी तो उसके हिस्से में 39 सीट आई, और उसके मुकाबले बिहार की जनसंख्या थोड़ी ज्यादा थी तो उसके हिस्से में ज्यादा सीट आई, एक। 50% से भी कम दाम पे दवाइयां मिलती ज्यादा थी तो उसके हिस्से में ज्यादा सीट आई, एक। वर्तमान स्थिति यह है कि जो तमिलनाडु की और बिहार की जनसंख्या बराबर थी, आज के वर्तमान स्थिति में आप देखोगे तो बिहार की जनसंख्या हो चुकी है 12 से 13 करोड़ और तमिलनाडु की जनसंख्या है आपका 6 से 7 करोड़ के बीच में वर्तमान में। कितने का अंतर आपको दिखता है? यानी बिहार में प्रजनन ज्यादा हुआ और मतलब बड़ी ऐसा समझो जनसंख्या में बहुत ज्यादा तरक्की हो गई। यही हाल उत्तर प्रदेश का भी रहा। जैसे हम अगर बात करें पिछली 2011 की जनगणना में, तो यूपी में 19 करोड़ 98 लाख पॉपुलेशन थी, और अगर अभी बात करेंगे तो लगभग 25 करोड़ पहुंच चुके होंगे। तो 25 करोड़ तो बहुत ज्यादा जनसंख्या है। अगर जनसंख्या के आधार पर हम सीट दें, थोड़ा सा आइडिया लगाना, तो बिहार की सीटें वर्तमान में तमिलनाडु से दुगनी हो जाएंगी या नहीं? भाई अगर आप देखें 6 से 7 करोड़ जनसंख्या है और बिहार की 12 से 13 करोड़, तो वर्तमान में मेरा आपसे एक प्रश्न है, अगर हम जनसंख्या के आधार पर सीटें दें तो बिहार की सीटें क्या लगभग दोगुनी नहीं हो जाएंगी? और अगर लोकसभा में बिहार की सीटें दोगुनी हो जाएंगी तो कहने का मतलब है बिहार से चुने गए सांसद जो है हमारी संसद में ज्यादा होंगे, यूपी के लोग ज्यादा होंगे, तो जो बिल पास होने की उम्मीदें होंगी नॉर्थ इंडिया की वो ज्यादा होंगी। तो साउथ के वो लोग जिन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित करने में योगदान दिया, उनका इस देश की संसद में जो पार्टिसिपेशन है वो कमजोर हो जाएगा या नहीं? एक तो उन्होंने सोचा कि ठीक है जनसंख्या बढ़ना सही चीज नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, और कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो फैमिली प्लानिंग चलाया, परिवार नियोजन चलाया, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हम दो हमारे दो सबने फॉलो किया साउथ में, लिटरेसी रेट भी अच्छा था साउथ में, तो साक्षरता दर अच्छी थी, तो लोगों ने मतलब कम बच्चों को जन्म दिया। तो ये उनकी मतलब अच्छी सोच थी देश के लिए या बेकार सोच थी? तो आप कहेंगे सोच तो अच्छी थी, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है उसने दरकिनार कर दिया इस बात को कि भाई बच्चे जो है हम दो हमारे दो सिद्धांत को माना ही नहीं, और धड़ाधड़ 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 राहुल गांधी की तरह जो खटाखट 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 बच्चे पर बच्चे बच्चे पर बच्चे। अब इस तरह जनसंख्या के आधार पर दे देंगे तो नॉर्थ का जो साथी आपका पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? आप कहेंगे हाँ जी नॉर्थ का जो पार्टिसिपेशन है वो तो बढ़ जाएगा, तो साउथ कमजोर हो जाएगा। इसलिए दक्षिण भारत के लोग जो है विरोध करते हैं। इसलिए 4 बार जो डिलिमिटेशन कमीशन है, परिसीमन आयोग है, वो आना तो हर 10 साल के बाद में था। ठीक है, जैसे 1951 के बाद 1952 में आया, 1952 जो सेंसस हुआ था, 1961 के बाद 1962 में आया, 1971 के बाद 1972 में आया। 1971 की जनसंख्या आप पढ़ते होंगे, वर्तमान में जो सीटों का निर्धारण होता है वो किस जनसंख्या के आधार पर होता है? तो वर्तमान में सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर होता है। लिखें एक बार किस जनगणना के आधार पर? तो आप कहेंगे 1971, राइट और रॉन्ग? हाँ जी यही आपने पढ़ा है। तो 1971 क्यों? उसके बाद तो बहुत जनगणना हो चुकी है, 1981 हो चुकी, 1991 हो चुकी, 2001 हो चुकी, 2011 हो चुकी।
2021 तो नहीं हुई। तो फिर उनके बाद में तो वो इसीलिए रोक दिया गया कि भाई इनको होल्ड कर देते हैं सीटों की संख्या को, नहीं तो उत्तर भारत के हिस्से में बहुत ज्यादा सीटें आ जाएंगी और दक्षिण भारत के हिस्से में बहुत कम सीट आएंगी, इसलिए 1971 को उसको होल्ड करके रखा गया है कि 2026 तक सीटें ऐसे ही रहेगी। बात समझ में आई कि होल्ड क्यों किया गया है? क्योंकि उत्तर भारत की जो साथी आपका पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और दक्षिण भारत का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कमजोर हो जाएगा। बात क्लियर है इतनी छोटी सी? अच्छा, इसी बात को आगे समझना है हमें। क्या है यहाँ बताइए। एपीपीएस प्रणाली पर मैंने दो चुनाव आपको बताए थे, कौन से? एक तो लोकसभा जहां पर आप वोट डालते हैं, और विधानसभा। आप सब लोगों को अपना लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र एक साथ लिखना है कमेंट में, दोनों नाम। आप किस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, किस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। लोकसभा और विधानसभा जो होती हैं ये क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कार्य करती हैं। भाई यहाँ पर क्या होता है, क्षेत्र विशेष से एक व्यक्ति चुनकर के आता है जो चुनाव जीतता है, रीजनल रिप्रेजेंटेशन इसको हम कहते हैं, और इसका मुख्य आधार होता है जनसंख्या। मुख्य आधार क्या होता है इसका? जनसंख्या होता है। यही बात जो मैं आपको अब तक समझा रहा था, ठीक है। क्या बोलेंगे? लोकसभा क्षेत्र, कई साथियों ने तो लिख दिया है यूपी। यूपी कैसे लोकसभा क्षेत्र हो सकता है साथी? यूपी तो स्टेट है। राज्य के अंदर आपका यूपी के अंदर 80 लोकसभा क्षेत्र हैं, तो मैंने कहा आप अपना लोकसभा क्षेत्र जरा सोचिए, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अगर ऐसे यूपी लिख देंगे, कोई बीजेपी लिख देगा, कोई कांग्रेस लिख देगा, तो ना तो मैंने आपसे पार्टी का नाम पूछा, ना मैंने आपसे स्टेट का नाम पूछा, मैंने आपसे पूछा आपका लोकसभा क्षेत्र, आप वोट डालते होंगे यदि, तो आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है। आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है आपको पता होना चाहिए। भाई आपका जो वर्तमान में विधायक हैं वो कौन सा क्षेत्र लगता है आपका। जैसे मैं अपना बताऊं, हमारा यूपी के जिला बुलंदशहर में सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र। मैंने कहा कि शुरुआत में आधार क्या रखा गया था सीटों के लिए, तो आप कहेंगे 10 लाख। तो एक तो मैंने ये बताया कि समय के साथ में जनसंख्या बढ़ती है, पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन टाइम के साथ में क्या हो जाती है, टाइम के साथ में इंक्रीज हो जाती है। एक तो ये फैक्टर आप समझते हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि जो हमारा रूरल एरिया है, यानी कि जो देहात का क्षेत्र है, वहां से माइग्रेशन होता है अर्बन एरिया की तरफ या नहीं। मतलब लोग व्यवसाय ढूंढने के लिए इस जगह से इस जगह जाते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ जाते हैं, हाँ या ना। अब आप जानते हैं पहले तो आपका भारत जो है कृषि प्रधान देश था, कृषि यहाँ पर बहुत होती थी, एग्रीकल्चर, तो लोग अपना जो है पालन पोषण किसी भी तरह से खेतों के माध्यम से करते थे, कृषि के माध्यम से। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इंडस्ट्री जैसे जैसे डेवलप हुई या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आई, तो लोग गांवों को छोड़ करके कहाँ गए, शहरों की तरफ गए। और जब लोग शहरों की तरफ गए तो किसी एक पार्टिकुलर एरिया में जो लोगों का आना जाना है वो बढ़ करके वहां की जनसंख्या बढ़ जाएगी, हाँ या ना। जैसे गाजियाबाद एक औद्योगिक शहर है, तेलंगाना का मलकाजगिरी, तो आधार तो यहाँ भी 10 लाख का था, लेकिन मलकाजगिरी में आप देखोगे 2024 के जब इलेक्शन हुए तो 29 लाख है इस क्षेत्र में। 29 लाख, क्योंकि अब तो बहुत लंबे समय से आपका परिसीमन तो हुआ नहीं, 1971 की जनसंख्या आधार है, लोग जा करके बसते रहे। तो वर्तमान में आप ऐसा नहीं समझेंगे कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में लोगों की संख्या बराबर है। जैसे गाजियाबाद यूपी, ये आपका एक औद्योगिक शहर है, यहाँ पर 23 लाख लोग इस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। जैसे लक्षद्वीप की हम बात करें, यहाँ पर सिर्फ 47,000 है। तो आप कहोगे हाँ अब हमको ये बात समझ में आ गई, भाई लक्षद्वीप वहाँ पर क्या है, आपका रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है, तो लोग ज्यादा बसे नहीं बल्कि वहाँ से ज्यादा आते रहे और आपका कहीं ऐसी जगह पर बस गए जहाँ आपका उनकी लाइवलीहुड के लिए चीजें हों, जीविकोपार्जन के लिए चीजें हों। बात समझ में आई कि क्यों एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेशन हो रहा है। और जो लोग हैं उस लोकसभा क्षेत्र में या उस विधानसभा क्षेत्र में, साथ में विधानसभा को भी कंसीडर करते रहना, लेजिस्लेटिव असेंबली को और हाउस ऑफ पीपल दोनों को, तो जनसंख्या बदल सकती है। मेरा आपको समझाने का तर्क सिर्फ इतना है। तो जो पॉपुलेशन है उसमें साथ ही आपके जो चेंजेस हैं वो होंगे या नहीं होंगे। आप कहेंगे हाँ, तो कभी भी आपको ये नहीं मानना है कि अगर लोकसभा क्षेत्र हमारे यहाँ पर 543 है तो उनमें रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो बराबर है। जैसे लद्दाख में बहुत कम लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत कम लोग हैं। जब शुरुआत में बनाया गया था तो आधार रखा गया था कि भाई जैसे ये एक आधार था, और Today's guest is an actor, a writer. आधार रखा गया था कि भाई जैसे ये एक आधार था, और समझना विस्तार से। तो उन्होंने आधार क्या बनाया कि भाई इस तरह से इसको ले लेते हैं, यहाँ से इतने में 10 लाख की पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ कम लोग थे तो इतना लंबा एरिया भी ले लिया उन्होंने, ठीक है। कहीं थोड़ा सा था तो ये छोटा एरिया ले लिया उन्होंने। उनका आधार तब जनसंख्या था, लेकिन यहाँ के लोग मान के चलो यहाँ पहुंच गए, फिर ज्यादा हो गए। जब तक हमारे यहाँ पर 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन आया है तो 4 बार तो किया गया, उसके अलावा तो फिर 1971 होल्ड कर दिया गया, उसको भी समझेंगे अभी आगे चल के। अच्छा, दूसरी समस्या क्या है, दूसरी समस्या पर ध्यान से समझना। जैसे मैं आपको एक पार्टिकुलर एरिया बताता हूँ, कोई आपका ही कोई क्षेत्र ले लेते हैं, मान के चलो ये कोई लोकसभा या कोई विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ पर विजयी कौन होगा? एपीपीएस प्रणाली समझते हैं आप, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही विजयी होगा। भाई साहब प्लीज, आप जब मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ तो उसको समझना है, अपनी बातें मत करिए, साइंस शुरू करवा दीजिए। ये वो आपके लिए सोचा हुआ है सब कुछ, कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया, आपको जब आपका कि मैंने कहा था मार्च में जो मंडे के ऊपर आप क्लास थोप दोगे कि भाई ये भी ले लो, तुम ये भी ले लो। और विधानसभा में क्या होगा आपका कि भाई कौन एपीपीएस प्रणाली में कौन जीतेगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा। अब सबसे ज्यादा वोट मिलेगा तो मान के चलिए ऐसा कंसीडर कर लेते हैं, ये एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 60% मुस्लिम हो, 60% मुस्लिम हो और 40% इसमें हिंदू हो, मान के चलिए इस बात को। तो किस तरह के कैंडिडेट के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं? ऐसा नहीं कि मुस्लिम आबादी में तो मुस्लिम व्यक्ति ही जीतेगा या हिंदू आबादी में हिंदू व्यक्ति ही जीतेगा। उस तरह के थॉट प्रोसेस, सामान्य धारणा क्या है, कल्पना करके देखिए, जीतने के चांसेस किसके ज्यादा होंगे। तो आप कहेंगे सीधी सी बात है, इसी स्थिति को पलट के देखिए, अगर किसी एरिया में 60% मुस्लिम हो जाए, या मान के चलिए 70%, कहीं पर आपका 80%, मान लीजिए 80% हिंदू पॉपुलेशन हो जाए और आपका 15% एक आपका यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन हो जाए, तो किसके, ये बात समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरह से अगर इस क्षेत्र में जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अगर ये काम डिलिमिटेशन का, परिसीमन का काम सरकार को दे दिया जाए कि भाई आप अपने तरीके से करा लो, तो वो क्या करेगी सरकार? सरकार तो जानती है ना इस बात को कि हमारा वोट बैंक कहाँ पर है। जैसे सरकार ने देखा ये 4-5 क्षेत्र हैं आसपास लगे हुए हैं, 5 लोकसभा क्षेत्र हैं, अब उनको पता चला कि भाई ये जो है यहाँ के जो वोटर हैं और ये हमको वोट नहीं देते हैं, तो वो क्या करेंगे, अगर सरकार को अधिकार दे दिया जाए तो वो क्या करेंगे, इनको इस वाले क्षेत्र के जो लोग जो उनको वोट नहीं देते इनको बांट देंगे, थोड़ा सा क्षेत्र इसमें कर देंगे, थोड़ा सा इसमें कर देंगे, इनका उधर को बढ़ा देंगे थोड़ा सा क्षेत्र, समझ रहे हैं। तो उनको वो 4-5 जगह बांट देंगे, भाई हमको तो वोट देते नहीं है, इकट्ठे इनकी शक्ति है, वो नहीं रह पाएगी। तो इसलिए डिलिमिटेशन का जो काम है वो सरकार को नहीं दिया जाता है, क्योंकि सरकार इस बात को जानती है। अमेरिका में ऐसा हो चुका है, अमेरिका के राज्यपाल थे जेरीमेंडर, वो क्या करते थे, जब भी चुनाव आते थे तो वो सीटों को अपनी तरह से उनको परिसीमन कर लेते थे कि भाई अब की बार ये सीट इधर होंगी, उन्होंने देखा अच्छा इधर वोटर अपने ज्यादा, सीटों को कुछ इस तरह से डिजाइन करते थे कि यहाँ पर हमको वोट ज्यादा मिलेगी। हम सब करके बताएं, बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? थोड़ी टिपिकल चीजें हो सकती हैं, जेरीमेंडर जैसे मैंने नाम लिया, जेरीमेंडरिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को, कि सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाना, सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचे इस बात के लिए कि भाई सीटें कुछ इस तरह से डिजाइन कर दी जाए। तो क्या सरकार के पक्ष में इसको देना सही था? जैसे मान के चलो वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट है और उसे कह दिया जाए परिसीमन आप अपने हिसाब से कर लो, तो क्या करेगा? वो देखेंगे अच्छा ये हमारे वोटर नहीं है, ये हमको वोट नहीं देते, जहाँ पर संख्या में ज्यादा है इनको 4-5 क्षेत्रों में जोड़ दो थोड़ा थोड़ा करके, और कुछ इस तरह से सीटें बनाओ जहाँ पर हमारे वोटर ज्यादा हों।
पक्षपात हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ठीक आप समझे। इसलिए सरकार को ये अधिकार नहीं दिया जाता परिसीमन का। अब सारे फैक्टर आपको समझ में आ गए होंगे। जनसंख्या में प्रतिशतता ज्यादा हो सकती है, लोगों का माइग्रेशन भी होता है, लोग ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की तरफ भी जाते हैं, और पॉपुलेशन समय के साथ में बढ़ती है। 3 फैक्टर हमेशा माइंड में रखोगे तो सारी चीजें आसान रहेंगी। फिर हम आपको बताते हैं आगे की बात क्या। आर्टिकल 82, आर्टिकल 80 समझ पा रहे हैं मेरी बात? थम्स अप करें एक बार। 1952 में प्रथम परिसीमन अधिनियम आया और आपका उसके आधार पर आपका परिसीमन आयोग का गठन किया गया उसी वर्ष में 1952 में। 1961 की जब जनगणना हुई तो 1961 की जनगणना के बाद में 1962 में परिसीमन अधिनियम आया कि भाई इस तरह से जनसंख्या बढ़ी है इतनी और सीटें इतनी बढ़ जानी चाहिए, तो उसके आधार पर परिसीमन आयोग अगले वर्ष बना था। तो ये देख लेना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि दूसरे परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ, तो आयोग पूछे तो 1963, और पूछे दूसरा परिसीमन अधिनियम कब आया संसद के द्वारा, तो संसद लेके आया अधिनियम, वो आया 1962 में। याद रखेंगे, बात समझ गए इतनी बात को, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो कौन से 2 वर्ष आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं बताएं एक बार। तो आप कहेंगे यहाँ पर भैया हमें तो 1981 नहीं दिख रहा है, अभी तो जनसंख्या बढ़ी होगी। 1991 में क्या आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे नहीं। तो ये 2 वर्ष क्यों नहीं है, तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि दक्षिण के राज्यों का विरोध आने लग गया कि भाई इस तरह से जनसंख्या तो उत्तर भारत के जो राज्य हैं वो ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने ये विचार किया था, अभी मैं आपको बताऊंगा 42वां संविधान संशोधन आ गया था यहाँ पर, कि यहाँ पर ये कह दिया गया था कि सीटों की जो संख्या है वो अब जो है 2001 की जनगणना तक बनी रहेगी, क्योंकि सीटों की संख्या को कहीं ना कहीं तो होल्ड करना पड़ेगा ना, या तो सब समान रूप से जनसंख्या को बढ़ाएं। अब आप कहेंगे ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई कि 2 बार नहीं किया गया, तो फिर ये चौथा क्यों किया गया भाई? 1900 अगर या तो जब हम कहते हैं 1971 आधार है, 1971 का पॉपुलेशन आधार है, तो फिर ये चौथा क्यों किया गया? तो याद रखना चौथे में सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। तो सीटों की संख्या तो जो यहाँ पर कर दी गई थी 545 वही रखी गई। कितनी की गई थी यहाँ पर सीटों की संख्या? 31वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में, तब सीटों की संख्या पहले 525 होती थी, तो 525 से बढ़ा करके 545 की गई थी। तो यहाँ पर सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, बस जो आकार था ना लोकसभा क्षेत्र का साइज, कि भाई लोग, मैंने आपको बताया माइग्रेशन हो गया, लोग इधर से उधर ज्यादा हो गए, तो सिर्फ उसको माइग्रेशन को क्या किया गया था, नियंत्रित किया गया था कि भाई यहाँ पर ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। जैसे दिल्ली का चांदनी चौक आपने देखा है कभी, चांदनी चौक इलाका, तो वहां पर आपको मिलेगा कि भाई बहुत ज्यादा लोग हैं वहां पर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, भाई एक काम करते हैं इसमें से कुछ इसको सीमा बना देते हैं, तो सीटों की संख्या नहीं बदली, बस उनके क्या है सीटों की संख्या वही रखी, बस क्षेत्र देख लीजिए इधर जनसंख्या ज्यादा है तो इसको थोड़ा उधर जोड़ देते हैं जिधर कम जनसंख्या है, और जिधर कम जनसंख्या है उसमें थोड़ा ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र को जोड़ देते हैं, ठीक है। बात क्लियर है? तो यहाँ पर सीटों की संख्या परिवर्तित नहीं हुई है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। अगली बात लिखें, अब हमने बताया परिसीमन आयोग का गठित कौन करता है, इस बात को लिखना। परिसीमन आयोग का गठन, परिसीमन आयोग का गठन ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, हमेशा याद रखें इस बात को। इसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। फॉर्मेशन ऑफ, हमें इसको D6 का होना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर अपने हिसाब से परिसीमन करेगी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, एक ऐसा निकाय बनाया गया जो स्वतंत्र हो और उसमें जो लोग हों वो भी क्या हो, एकदम से इंडिपेंडेंट हो, सरकार के दबाव के व्यक्ति ना हो, तो उस तरह से चुनाव किया जाता है। अध्यक्ष कौन है? सुप्रीम कोर्ट के कोई की जगह पूर्व लिख लीजिए सीधे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश होंगे, कोई माना जाता है न्यायमूर्ति हैं तो ईमानदार होंगे, सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं तो। फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक तो ये होंगे इसमें अध्यक्ष, और इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो होंगे, जो पदेन सदस्य होंगे, बाकी मेंबर्स भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ये कौन लोग होते हैं? तो इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त को रखा जाता है एक तो। मुझे बताइए आप देश में वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? नई नियुक्ति थी, सबका एकदम सही आंसर आना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी जिनको हम बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। और साथ में आपका क्या रखा जाता है? इनके साथ में एक रखा जाता है संबंधित राज्य, जिस राज्य में परिसीमन होना है उसको बोलेंगे संबंधित राज्य, संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त, क्योंकि राज्यों में भी तो निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मेरा आपसे प्रश्न ये है, मुझे आप बताइए राज्य जो निर्वाचन आयोग है वो किस आर्टिकल में मैंने आपको बताया था? राज्य की बात कर रहा हूँ मैं, निर्वाचन करेंगे सिर्फ परामर्श देंगे, ओके। तो ये क्या होगी? संरचना होगी। अब सीधी सी बात है, देखो मैंने बताया ये तो सिर्फ सलाहकारी है, लेकिन ये निर्णायक है, तो इनका जो निर्णय होगा, कहने की बात है जो इनकी रिपोर्ट होगी, तो इनकी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसको न्यायालय में नहीं दी जा सकती है, इसको क्वेश्चनेबल नहीं कर सकते आप कोर्ट में, ठीक है। रिपोर्ट जाएगी जब राष्ट्रपति साहब के पास में, उसको सदन में रखवाते हैं, लोकसभा में रखवाएंगे या विधानमंडल में भी रखवाएंगे, लेकिन वो भी इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं, एक फाइनल रिपोर्ट होती है, आप ये मान लीजिए, ठीक है। तो संरचना की बात करेंगे, तो संरचना तो आप समझ गए। अब बात आ गई आपका क्या, परिसीमन आयोग के कार्य तो आप समझ गए, परिसीमन करना चाहिए। क्रिस आर्यन, बहुत ठीक जवाब आपने दिए थे। देखो सीटों का आरक्षण कैसे दिया जाता है, तो उस राज्य में SC ST कितने प्रतिशत में है उतनी ही प्रतिशत सीटें दी जाती हैं, ठीक है। किसको आधार बनाया जाता है? लिख लेना इस बात को, राज्य में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ तो मालूम होगी। SC ST जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के उस राज्य में जो SC ST पॉपुलेशन होगी उसके आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ SC ST पॉपुलेशन इन रेस्पेक्टेड और इन दैट स्टेट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके लिए 2 आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से? एक तो जो आर्टिकल आपका 330 है, ये क्या बताता है? ये बताता है लोकसभा में SC ST आरक्षण, यानी कि रिजर्वेशन ऑफ SC ST, रिजर्वेशन ऑफ SC ST इन हाउस ऑफ पीपल, और कितनी सीटों का आरक्षण है? 84 सीट्स का, 84 सीट्स। वहीं पर ऐसे आर्टिकल आता है आपका 332, आर्टिकल 332 में क्या बताया गया है? विधानसभा में, विधानसभा का मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली, पूरा लिख लेना इसको, LS तो आप समझते हैं, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। विधानसभा यानी कि रिजर्वेशन ऑफ SC ST सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली में SC ST आरक्षण, ये किसने कहा है? 47 सीट्स। तो कुल मिलाकर के कितना बन जाता है? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप बोलेंगे 131 सीट्स, ठीक है, ये टोटल हो जाता है। अब वर्तमान में लोकसभा की सीटों से इसके प्रतिशत एक बार निकालिए, कैलकुलेशन करिए अपनी कॉपी पर। 331 नहीं पढ़ना, क्योंकि अब 331 तो मैंने आपको बता दिया पहले ही। उसमें क्या है आपका, लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन थे, जैसे विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन होते थे, वो 300 आपका किस में हो जाएंगे? 330 31 332 हो गया, फिर 333 में हो जाता है, ओके। प्लीज बता सकते हैं, नो चेंज अंटिल 2001, 2001 तक कोई नहीं किया जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कुलदीप सिंह आयोग आया 2001 की जनगणना के बाद में, तो 2002 में उन्होंने भी सीटों की संख्या हालांकि नहीं बढ़ाई, उन्होंने सिर्फ आकारों में परिवर्तित किया, सीटों की संख्या समान बनी रही, लेकिन उन्होंने उसको बढ़ा करके फिर इसका दोगुना, याद रखना 42 का दोगुना 84, फिर आया था 84वां संविधान संशोधन, 84 84वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आया आपका, ठीक है। 84 में क्या कहा गया आपका? ये कह दिया गया कि सीटों की जो संख्या है 2026 तक, सीटों की संख्या कब तक के लिए कर दी गई? 2026 तक यथावत रहेगी, तक यथावत, अर्थात सेम
एज अंटिल 2026, सेम एज अंटिल 2026, 2026 तक। अब उस फैक्ट को समझो जो मैं आपसे कह रहा था कि सरकार अभी क्यों सेंसस कराने के मूड में नहीं है। देखो 2000 कब होनी थी जनगणना, पहली बात तो ये बताइए मुझे। 2021 में होनी थी, नहीं हो पाई। अभी अगली वाली कब होगी फिर 2031 में। अब सरकार 2025 तो आ ही गया है, तो एक साल लग ही जाते हैं जनगणना के आंकड़े आने में। अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ, आपके गांव में भी कोई नहीं होगा अभी आंकड़े इकट्ठा करने। तो आप कहेंगे 27-28 में होगी, फिर 31 में लग जाएंगे। सरकार कह रही है काम करते हैं, कब होना है 2026 तक तो सीटें सेम है, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, डिमांड्स भी उठ रही हैं कि भाई सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। अब अगर 10 लाख की जनसंख्या पर एक आधार बना दिया गया, सोच के देखिए फिर से, और देश की जनसंख्या इस समय पर 150 करोड़ हुई, तो कितनी सीटें हो जाएंगी, आइडिया लगाइए। 150 करोड़ में अगर हम 10 लाख का आधार बनाए तो 1500 सीट हो जाएंगी। कितनी सीट हो जाएंगी लोकसभा में? 1500 सीट हो जाएंगी। बैठने की कैपेसिटी कितनी है नई संसद की, कौन बताएगा। जो भी नया संसद भवन बना था उसमें बैठने की कैपेसिटी जो है वो 800 से 850 है, तो 1500 लोग तो बैठ नहीं सकते। और सोचो अभी तुम 400-500 लोग क्या हाल मचाते हैं वो संसद में। तुमको ये लगता होगा देख के कि इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो हम ही लोग हैं, हम ही इनसे अच्छा देश चला लेते। आती होगी ना ऐसी फीलिंग तुम्हें उनके कारनामे देख करके। कोई किसी से कह रहा चुप बे, कोई कुछ कह रहा, कोई मतलब जिसका मन कह रहा बाहर निकल मैं तुझे देख लूंगा। तो आप ये कहोगे कि इतने लोग तो उत्पात मचा देंगे, सिस्टम ही नहीं चल पाएगा। तो कुछ ना कुछ ये क्या बोल रहे हैं कि भाई एक काम करते हैं, जो जनगणना के आंकड़े हैं वो एक काम करो, जनगणना को लेके आएंगे 2026-27 में, और ये 2026 तक सीट सेम रहेंगी। तो इस समय पर फिर अगर मान के चलो जो हमारी ये जनगणना होगी ये 2026-27 में होगी, इसके बाद में इसके आधार पर क्या बना देंगे, डेलिमिटेशन कमीशन। पहले डेलिमिटेशन एक्ट आएगा, एक्ट के आधार पर कमीशन बना देंगे और फिर कह देंगे सीटों की संख्या बढ़ेगी। जैसे आपने देखा होगा कि क्या भविष्य में सीटें बढ़कर 700 हो जाएंगी, लोकसभा की क्या 600 होंगी। तो एक बेहतर विकल्प निकालेंगे, इतनी सीटें तो नहीं करेंगे, 600 हो वो 700 हो। ऐसी राज्य विधानसभाओं की संख्या से यूपी का अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपी की संख्या जो है लगभग 400 से बढ़ करके वो 403 से बढ़ करके 500 हो जाएगी। तो ये मतलब होगा इसके बाद में। तो इसलिए सरकार की मंशा ये है कि इसको बीच में कराएंगे जनगणना को। आप लोग देखना इस बात को, ठीक है। ये बात क्लियर रहेगी, इतनी बात में कोई दिक्कत। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं। जब कुलदीप सिंह आयोग आया था तो कुलदीप सिंह आयोग ने एक बात, कुलदीप सिंह आयोग की रिपोर्ट कब आई बताओ, 2002। आधार क्या है, 2001 की जनगणना। तो मैंने कहा कि भाई लोकसभा की सीटों को तो होल्ड कर दिया गया, लोकसभा की सीटें तो बढ़ाई नहीं जा रही तब से, और ये कह दिया गया कि भाई क्योंकि दक्षिण का विरोध आएगा, और सीधी सी बात विरोध आना भी तय है। अगर आप जनसंख्या को आधार बनाएंगे तो कैसे सॉल्यूशन हो, उसको निकालेंगे, कोई बेहतर विकल्प जिनके पास में होगा, चर्चा होगी उस पर। लेकिन अगर मैं स्टेट की बात करूं, भाई अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो यूपी और तमिलनाडु, मान के चलो यूपी के ज्यादा लोग हो गए, 10 लाख की जनसंख्या को अगर आधार बना ले तो यूपी के तो 25 करोड़ के हिसाब से 250 सांसद हो जाएंगे, और तमिलनाडु का आज के वर्तमान तो 60 सांसद होंगे, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और अभी तक क्या था आपका, अभी तक है आपका 39 और 80, तो अभी तो 2 गुना है, 2 गुना, और फिर कितना हो जाएगा यूपी का प्रतिनिधित्व इसके कंपैरिजन में 4 गुना हो जाएगा। है गड़बड़ या नहीं है बताओ एक बार। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया गया है कि भाई चलो ये तो केंद्र की बात होगी, लेकिन राज्य तो आपका स्वतंत्र रूप से चलते हैं, तो राज्य की सीटों पर तो कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए उस तरह से, वो तो समय समय पर कितनी बढ़ाई जाती है, तो राज्य पर इसका प्रभाव नहीं है। राज्य के लिए जो सीमा है याद रख लेना, इस बात को यहाँ पर लिख लेना। विधानसभा की सीटों का नीचे लिखना आप, विधानसभा सीटों का जो परिसीमन होता है, सीटों का जो परिसीमन होता है वो 2001 की जनगणना के आधार पर होता है। 2001 की जनगणना, क्योंकि इसके बाद में कोई परिसीमन आयोग आया ही नहीं है, 4 ही आए थे, चौथा है जनगणना के आधार पर। लोकसभा का कब होल्ड कर दिया गया, 1971, और विधानसभा कुलदीप सिंह आयोग ने कहा कि राज्य तो स्वतंत्र अलग अलग है, तो राज्य पर तो दूसरे राज्य पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। तो ये तो लास्ट टाइम यानी कि जो पिछला कमीशन आया उसके आधार पर। एक बार थम्स अप करके बताओ, डिलिमिटेशन मैंने आपको समझाया इतना, ये सारी चीजें समझ में आई, आराम से पात्र बनाया जाएगा। अब पात्र किसी भी आधार पर, आप ये नहीं कह सकते तुम इस धर्म के हो तो तुम वोट नहीं डाल सकते, तुम इस जाति के हो तो तुम वोट नहीं डाल सकते, तुम्हारा जन्म गांव में हुआ है, तुम इस वंश से जुड़े हुए हो, मतलब इनके आधार पर उसको अपात्र नहीं किया जा सकता, उसको उसके राइट्स आप नहीं छीन सकते हैं। आर्टिकल 326 में फिर इसी बात को एक्सप्लेन किया गया। 326 में क्या है, वयस्क मताधिकार, ये बहुत पूछा जाता है। इन आर्टिकल्स में 2 आर्टिकल सबसे महत्वपूर्ण है। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है हमारे देश में, लिखें एक बार। इसको हम बोलते हैं एडल्ट सफरेज। व्हाट इज द एज फॉर एडल्ट सफरेज बोल दे, या एडल्ट फ्रेंचाइज बोल दे, वो वर्ड आजकल ज्यादा यूज होता है, एडल्ट फ्रेंचाइज। कितनी एज है, तो आप कहेंगे 18 वर्ष, 18 वर्ष, 18 ईयर। और पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। ये तो फिर हमारा 61वां जो संविधान संशोधन हुआ तो उससे क्या कर दी गई, उसको लिख लिया करो इन बातों को भी। 61वें संविधान संशोधन से की गई थी, 61वां संविधान संशोधन था 1989, उससे इसको किया गया था। एज को क्या, 18। फिर आर्टिकल इसमें 327 है। आर्टिकल 327 में क्या कहा गया है, 327 में कहा गया है कि भाई चुनाव संसद, जो संसद को अधिकार है, संसद के अधिकार, संसद के निर्वाचन संबंधी बातें की गई हैं। निर्वाचन संबंधी क्या अधिकार है, राइट्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट। फिर विधानमंडल के बता दिए गए 328 में, विधानमंडल, विधानमंडल यहाँ पर भी जो संसद के निर्वाचन संबंधी अधिकार बताए गए विधानमंडल के बताए गए हैं। आर्टिकल 329 में क्या बताया गया है, 329 में बताया गया है चुनावी मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा, चुनावी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। ये तो बस ऊपर से आप पढ़ सकते हैं, बाकी इन 2 आर्टिकल्स को मत भूलना, एक तो ये और एक ये। तो निर्वाचन आयोग जो है आर्टिकल 324 से 329 तक बताया गया है, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आएगी संरचना। संरचना कैसे होती है निर्वाचन आयोग की संरचना, सॉरी